नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कमेंट आते रहते हैं और उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश करता हूं, लेकिन सभी का जो रिप्लाई है वो मैं नहीं दे पाता हूं। इस वजह से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि हर एक सप्ताह आपके कमेंट का टॉप 10 कमेंट का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो उसी कड़ी में इस मंथ का चौथा जो सप्ताह है उसी के जो टॉप 10 कमेंट हैं उसी को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपके लिए पेंडेमिक को देखते हुए जो 12 मंथ का टेक्स्ट बुक पास था उसको बढ़ा के 1.5 साल कर दिया गया है, यानी कि 18 मंथ का कर दिया गया है। और ये चीज़ें जितना में आप परचेज कर रहे थे उतना ही में आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि 299 में ओपन मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें आपको 30 रुपये का डिस्काउंट चाहिए। तो आप एक कूपन कोड यूज करेंगे, ये वाला, यानी कि ई-आर-मनी से यहाँ पे कूपन कोड है वो यूज करेंगे तो ये वाला चीज़ें में भी आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और ये मंथ का लास्ट है तो ये ऑफर है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। रहिएगा शुरू से अंत तक, आपको फ़ायदा ही होगा क्योंकि औरों का कमेंट हो सकता है, आपके भी क्वेरी हो सकते हैं। तो पहला कमेंट लेते हैं, आर्यन यादव जी का है। सर, इसका जॉब लोकेशन के बारे में बताइए। ये जो क्वेरी इनका है वो DFCCIL के संदर्भ में इन्होंने ये क्वेरी डाला है। तो देखिए, जॉब लोकेशन के बारे में हम बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर कोई जोन नहीं होता है कि आप इस जोन में भर दिए तो इसी जोन में आपका ज्वाइनिंग होगी। ऑल ओवर इंडिया इसका आप कह सकते हैं एक्सपेंशन है। तो कहीं भी जहाँ पे भी एक कॉरिडोर बन रहे हैं वहाँ भी आपका हो सकता है जॉब का जो अलॉट किया जा सकता है लोकेशन, या ऑलरेडी जहाँ पे बन चुके हैं कॉरिडोर वहाँ पे ऑपरेशन के लिए आपको लगाया जा सकता है। जैसे स्टेशन मास्टर कंट्रोलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं, तो ऑलरेडी जहाँ पे बन चुके हैं वहाँ पे भी आपको स्थिर वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। या कॉरिडोर जहाँ बन रहे हैं, कॉरिडोर जहाँ बन रहे हैं इसका मतलब कि ट्रैक जहाँ पे बिछ रहे हैं वहाँ पे भी आपके रनिंग जॉब भी लगाए जा सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं है कि कहाँ पे लगेगा, यानी कि पहले से ये नहीं पता है, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे अलॉट किया गया है, ठीक है। SSC में जैसे होता है कि आपको पता नहीं होता कि कहाँ आपका ज्वाइनिंग होगा। अगला क्वेश्चन क्वेरी या कमेंट लेते हैं, संजीत कवि का है। DFCCIL जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, प्लीज़ बताइए सर। देखिए, अगर हम बात करें DFCCIL तो एक मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊं तो आपको एक वेल का एग्जांपल देता हूँ। वेल क्या है, गेल क्या है, PSU है। तो उसी तरीके से ये पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ये आप कह सकते हैं कि कंपनी है। कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंटल भी है और ये प्राइवेट भी है, तो लिमिटेड कंपनी है। मोटे तौर पे बोले तो अगर हम टेक्निकल वर्ड में जाएं तो ये लिमिटेड कंपनी है। और अगर मतलब कि देहाती टर्म में बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि PSU, देहाती तो इसको नहीं कह सकते हैं कि PSU मतलब समझ रहे होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग है। कहने का मतलब ये है कि 50-50 का अराउंड रहता है, एग्जैक्ट नहीं। 50 कोई में 51 होता है सरकार का, कोई में 50 होता है, कोई में 48 होता है, इतना परसेंटेज सरकार का होता है। लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है कि किस तरह का ये कंपनी है। आपको ये ध्यान रखनी है कि क्या आपकी जॉब सिक्योर है, क्या आपको मतलब कि प्राइवेट जैसा आपको यहाँ पे पेरा जाएगा, इस तरह से जो चीज़ें होती है। तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय के नज़र से देखें तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आपको फील होगा कि हम प्राइवेट में है या PSU में है या गवर्नमेंट में है। जैसा आप रेलवे में जॉब करते हो वैसा ही इसमें जॉब होगा। जितना रिटायरमेंट में आपको मिलेगी यहाँ भी इतना ही मिलेगा, जो क्वार्टर मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा, जो अलाउंस रेलवे में मिलता है वो यहाँ भी मिलेगा। तो अगर हम एम्प्लॉय की नज़र से देखें, यानी कि अपन लोगों के नज़र से देखें, तो यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस तरह की कंपनी है। आपको जो रेलवे में सुविधा मिलती है वही यहाँ पे भी सुविधा मिलती है। जितनी छुट्टी होती है, जितना मगजमारी होती है, सब यहाँ पे वैसा ही होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय के नज़र से आप देखिए तो ये लगभग आपके जो RRB रिक्रूट करता है जिस पोस्ट के लिए, वैसा ही कुछ पोस्ट है। अगला क्वेरी लेते हैं, राजेशा MK का है। सर, आई एम गेटिंग 55 to 60 as average marks in textbook mock test, belongs SC हुबली जोन in there, is there any chance। देखिए, ये राजेशा जी बोल रहे हैं कि 55 से 60, अब ये नहीं लिखा है इन्होंने कि किस टेस्ट की बात कर रहे हैं, ग्रुप D की बात कर रहे हैं
या ये एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। तो एनटीपीसी के संदर्भ में बात करें तो ये वाला थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर एनटीपीसी के संदर्भ में बात करें तो कम से कम तो 65 एवरेज रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एनटीपीसी में फ़ाइट है, क्योंकि वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल का है और अभी के बेरोजगारी में आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है। लेकिन अगर ये चीज़ें ग्रुप डी में है तो ठीक ठाक है, हो जाएगा सिलेक्शन। इतना अगर ला रहे हैं तो ठीक ठाक है, हो जाएगा, ठीक है। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है बिट्टू कुमार जी का। DFCCIL में रिटायरमेंट मनी मिलता है या नहीं सर, प्लीज़ बताइए। अभी मैंने बताया तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेरी है, देखिए मैं यही कहता हूँ ना कि आपका क्वेरी हो या ना हो, पता नहीं, हो सकता है कि दूसरे का क्वेरी आपका क्वेरी बन जाए, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्वेरी लेते हैं, अजीत बिहारी का है। टेक्स्ट बुक अड्डा ऐड आना चाहिए, अच्छा भाई को कमाना चाहिए। देखो देखो ये कमेंट अच्छी बात है कि आप लोग भी मेरे बारे में सोचते हैं। कितना तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कमा रहा है, इसको मतलब डिसलाइक मारो। भाई मेरे कमाने से, मेरे बर्बादी से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, समझ में आ रही ना भाई। किसी की बर्बादी या आबादी से आपको फ़र्क पड़े तब तो कुछ हो, लेकिन यहाँ पे आप समझदार हो कि किसी का भला हो जाए तो आपको बुरा नहीं लगनी चाहिए, बाकी आप समझदार हो। अगला हम कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है, यार तुम्हें एग्ज़ाम की पड़ी है, यहाँ पे जान बचानी भारी पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आलम मलिक ने लिखा है, या तुम्हें एग्ज़ाम की पड़ी है और यहाँ जान बचानी भारी है। तो अब इनको हम क्या कह सकते हैं। अभी तक के एक मंथ के अराउंड में मैंने कभी भी, एक मंथ के अराउंड में मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि अभी एग्ज़ाम हो। भाई आप कहाँ से कब देख लिए मेरा वीडियो कि जिसमें मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम हो। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक डेट निकल जाए, या आप कह दो कि थोड़ा सा वो आश्वासन दे कि पेंडेमिक ख़त्म होगी तो आपका एग्ज़ाम लेंगे। मतलब कि यार बिना वीडियो देखे हुए पहले ही कमेंट कर दिए कि तुम तो कर रहे हो एग्ज़ाम ले। भाई मैंने कोई भी वीडियो, अगर आपको लगता है कि इधर जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुई है उसके बाद मैंने कोई भी ऐसा बात कही हो जिसमें कि मैंने कहा है कि एग्ज़ाम हो, मैंने ये कहा है कि एग्ज़ाम होने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दो, ये नहीं कि एग्ज़ाम लो। भाई चलो ठीक है, अब समझना ही नहीं है तो फिर क्या कहा जा सकता है। पहले वीडियो देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, उसके बाद इंटरप्रेट करो या उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करो तो अच्छा लगता है कि लॉजिकल बातें हैं, पढ़े लिखे लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगला कमेंट लेते हैं। मिलन है सेनापति। मनीष जी ये पेपर कटिंग जो आप दिखाते हो इसका कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कोई मतलब नहीं। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसका भी कोई मतलब नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगा इसका भी कोई मतलब नहीं। देखिए मेरे से दुनिया तो नहीं चल रही है ना भाई, या आपसे दुनिया नहीं चल रही है, या किसी और से दुनिया नहीं चल रही है। आप होगे तभी भी दुनिया चलेगी, नहीं भी होगे तभी भी दुनिया चलेगी। मैं रहूँगा तभी भी दुनिया चलेगी, मैं नहीं भी रहूँगा। तो यानी कि सिंगल का कोई वजूद नहीं है। तो ये मैं जो वीडियो बनाता हूँ पेपर कटिंग वगैरह, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपडेट रहें, ठीक है, अपडेट रहें। क्या होता है ना कि महीने महीने कोई खबर नहीं आती है तो एकदम से बोर फील करने लगते हैं। बीच में कुछ खबर आती है तो थोड़ा सा जो बोर फील करते हैं या पढ़ने से थोड़ा सा ट्रैक पे उतर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आम ट्रैक पे आ जाते हैं, या मतलब कि तमाम जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हिंट मिलता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको दिक्कत होती है वीडियो में, लगता है कि आपको टाइम ज़ाया होता है, तो मैंने बताया भी है कि आप स्किप करके देखिए, 2x में देखिए। मतलब कि आप समझदार हो, हर चीज़ को मैं बता नहीं पाऊँगा ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ उनके लिए बनाता हूँ जो कभी कभी बीच में 2-3 दिन के बाद बोर फील करने लगते हैं। उनको लगता है कि कोई समाचार नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो उनको लगता है कि अगर 2 मिनट के लिए कुछ दिख जाता है तो लगता है कि चलो ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी कि एग्ज़ाम होंगे, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। यानी कि आप भी वीडियो देखते हैं तभी तो कमेंट किए होंगे, मजाक कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। अगला देख लेते हैं कमेंट। सौरभ जो भी है, हेलो सर लोको पायलट की कब तक आएगी, जो भी वैकेंसी की बात कर रहे हैं सौरभ। देखिए लोको पायलट की वैकेंसी अभी तो फ़िलहाल मुझे मुश्किल दिख रही है। हाँ इलेक्शन के समय 23 में दिख रही है, लेकिन उससे पहले लोको पायलट की जगह जो कैप्टन की वैकेंसी आनी है, कैप्टन बोले तो DFCCIL की,
क्योंकि DFCCIL एक ऐसा सेक्टर है जो कि ग्रो कर रहा है। आप देखें कि अभी इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि कुछ दिन जो 18 में वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद अभी वैकेंसी निकाली है, इवन पेंडेमिक में इतना वैकेंसी निकाली है। तो ये वाला जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है और अभी तक DFCCIL में कैप्टन की वैकेंसी नहीं आई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि आपके DFCCIL में कैप्टन की वैकेंसी, और हाँ, इसमें जो आपके सैलरी होते हैं तकरीबन जो आपके रेलवे बोर्ड के जितने भी लोको पायलट होते हैं उसके 1.5 गुना होते हैं। मैंने बताया क्यों 1.5 गुना होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस वगैरह भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी ये जो ट्रेन चलती है वो एवव 100 के स्पीड से चलती है, और जो एवरेज हम लोग का जो ट्रेन चलती है वो 60 के अराउंड चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 1.5 गुना ये 1.5 या 2 गुना स्पीड से चला रहे हैं ट्रेन, तो ऑब्वियस है इनका जो अलाउंस वगैरह है वो रिस्क अलाउंस या और भी जो चीज़ें हैं वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करेंगे, तो इस वजह से इनका जो सैलरी वगैरह होती है वो, मैं अप्रॉक्स की अगर बात करूं, जो अभी वहाँ पे कैप्टन के तौर पे काम कर रहे हैं जिनसे मुझे बात होती है कभी कभी, वो कहते हैं कि एवरेज 80,000 के अराउंड में इनका पेमेंट बन जाता है। आप समझ सकते हो कि अभी रेलवे के जो गार्ड है उनका भी 80 नहीं बन पाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर पुराने होंगे उनका तो लाख से एबव बन जाता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो नए लड़के जा रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि अराउंड 60 से मतलब एबव नहीं बन पाते हैं जो गार्ड हैं, और इनका अभी 80 के अराउंड बन जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी मतलब कि सैलरी भी है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आएगी, सबसे पहले मुझे लग रहा है कैप्टन की ही वैकेंसी आएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाय सर, इन दिस ईयर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जॉब पाने के लिए कितना मार्क्स आना है EWE कैटेगरी? देखिएगा, मैं पिछली बार का कट ऑफ के एनालाइज करता हूं, तो पिछली बार जो कट ऑफ था अराउंड 72 था। कब? जब सिलेबस बढ़िया से नहीं दे रखा था तब। इस बार तो सिलेबस भी दे रखा है, सभी लोग को पता भी है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि हालांकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप ये मान के चलो कि इस बार आपके EWE की जो कट ऑफ होगी 75 से 80 के बीच होगी। 75 से 80 के बीच होगी, आप मान के चलो कितना में? 120 में। ठीक है, ये रा नंबर है। नॉर्मलाइजेशन पिछली बार नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि सभी का एक ही दिन एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई तो ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन पिछली बार नहीं हुआ था। तो आप समझदार हैं कि रा नंबर ही हमेशा मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेरी ले लेते हैं। अगर 700 रुपया देकर मैं कोलकाता में फॉर्म अप्लाई करूँ तो क्या मेरा सेंटर कोलकाता में होगा? ये पूछ रहे हैं, प्रीतम पूछ रहे हैं, सॉरी प्रतिम पूछ रहे हैं, प्रतिम है। देखिए, आपका जहाँ पे भी लोकेशन है, आपने जहाँ पे भी, जैसे कि आप अगर पटना से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सेंटर होगा वो पटना ही होगा। पटना के अराउंड मुजफ्फरपुर दे देगा या आसपास के शहर दे देगा। अगर कोलकाता में सीटें बुक हो जाती है तो आसपास के शहर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कलकत्ता में काफ़ी TCS के ब्रांचेज है, यानी कि जहाँ पे सेंटर मिलते हैं और काफ़ी सीटें हैं वहाँ पे, तो आपका जो सेंटर है वो कलकत्ता में ही होगा, यानी कि होम सेंटर यहाँ पे मिलता है। चलो ठीक है, तो यानी कि सभी के कमेंट मैंने ले लिए, तो इसी तरह से कमेंट करते रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।